हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो दिस वीडियो इज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक पर, एंड दैट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश। और फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि है ना, सिर्फ 10th बोर्ड्स या 12th बोर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पहले से है ना, मैं इंग्लिश को एक ही पैटर्न में स्टडी कर रही हूँ। और उस पैटर्न ने, ट्रस्ट मी, आज तक मुझे कभी भी डिच नहीं किया है, नेवर। तो इसलिए जो मैं जिस पैटर्न में स्टडी कर रही थी ना इंग्लिश को इतने सालों से, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाए इस सब्जेक्ट में। बिगिन विद एप्रिसिएशन। आई नो कि सीक्वेंस वाइज तो पहले प्रोज आना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले वो सारी चीज़ें बताती हूँ जो आपको एक्चुअल में लर्न करके जानी है इंग्लिश के पेपर में। सो एप्रिसिएशन एक बेस्ट वे है अच्छा स्कोर करने के लिए है, और मुझे तो लगता है फ्री के मार्क्स है। बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है इंग्लिश का पेपर कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, पर्सनल रिस्पॉन्स हो, हमें पता ही नहीं होता है कि वहाँ पर कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं, वो हमसे क्या पूछने वाला है। बट एप्रिसिएशन फिक्स है। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में 7-8 पोएम्स है, बस उन सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन लर्न कर दो, 4 मार्क्स तो आपके एकदम इजीली आप उनको गेन कर सकते हो। तो एप्रिसिएशन मेरा सबसे फर्स्ट रहता था। मैं हमेशा कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, सबसे पहले एप्रिसिएशन ही सारे लर्न करने बैठती थी। और यस, आपकी जो भी यूनिट टेस्ट हुई होगी, सेमेस्टर्स, प्रीलिम्स, उसमें तो आपने जितने पोएम्स थे उसके तो किए ही होंगे। अगर नहीं भी किया तो लेट मी टेल यू सम पॉइंट्स जो एप्रिसिएशन लिखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगी। इन पॉइंट्स से बनाकर आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर एग्जाम में जाकर भी अगर वो एप्रिसिएशन बना रहे हो ना, तो ठीक है, मतलब आप बना सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है ना, देखो इंग्लिश में ना बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लर्न करके जानी होती है। एप्रिसिएशन आई सजेस्ट कि लर्न करके जाना। 7-8 ही कुछ पोएम्स है, उन सबके एप्रिसिएशन प्लीज लर्न करके जाना। इससे क्या होगा ना कि आपको वहां पर जाके ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। टाइम का एक तो कंस्ट्रेंट रहता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर जाके सोचना भी नहीं पड़ेगा। और आपका जैसे ही आपको दिख रहा है कि ये पोएम का एप्रिसिएशन पूछा है, तो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो एप्रिसिएशन के मार्क्स मतलब प्लीज वो लूज मत करना, वहां पर वो अच्छे से लिख कर आना। नेक्स्ट इज ग्रामर। सबसे पहले ना, बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि मैं ग्रामर के कौन से टॉपिक्स करूँ। वो लोग कुछ को टॉपिक्स करके जाते हैं तो कुछ छूट जाते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन लाई हूँ मैं। ये देखो, ये एक बुक है, और ये अभी की बुक नहीं है मेरी, ये ना सी 8th स्टैंडर्ड की बुक है ये मेरी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि उस टाइम से लेकर अभी तक मैं इंग्लिश के लिए वही सिर्फ चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, और यही ग्रामर की बुक है जो मैं उस टाइम से लेकर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के 1-2 दिन पहले बस यही बुक खोलती थी और यही सारे टॉपिक्स पढ़ती थी। तो अभी टॉपिक्स कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। टेंसेस हो गया, मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूंगी। टेंसेस, चेंज द वॉइस जो एक्टिव पैसिव। देन उसके बाद में डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आपको होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। देन उसके बाद में क्लॉजेस होते हैं, क्वेश्चन टैग्स। हाँ, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एसरेटिव और एसरेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, वो सारे एक वो होता है। और दूसरा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो कभी कभी ना आपको ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो हो गया। देन उसके बाद में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देन नॉन फाइनाइट को अगेन वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन्फिनिटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल में। देन उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, WH टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स। उसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच एंड यस पंचुएशंस। कभी कभी मैंने पंचुएशंस उस टाइम का था, शायद अभी आता है या नहीं, आई डोंट नो अच्छे से। तो इतने सारे टॉपिक्स है, और ट्रस्ट मी, मैं उस टाइम से लेकर अभी तक बस यही टॉपिक्स कर रही हूँ। और आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि इन टॉपिक्स के अलावा कोई और टॉपिक पे कोई ग्रामर का क्वेश्चन आया है। तो बस इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। सी यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने सारा ग्रामर लिख कर रखा है। ये आई गेस, हाँ, ये चेंज द वॉइस है। फिर उसके बाद में ये टेंसेस हो गए, ये टेंसेस लिखे थे, और भी है। उसके बाद में ये देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, ये सब मैं इसी बुक में करती थी और अभी भी मैं उसी को फॉलो कर रही थी। इनफैक्ट 12th में भी मैंने इसी बुक को फॉलो किया था। तो आप भी ये सारे टॉपिक्स कर जाना अच्छे से। और यस,
ग्रामर जैसी चीज़ में ना मैं बोल रही हूँ मार्क्स मत घलाना प्लीज़, क्योंकि है ना इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है ना कि चाहे आप कितने भी बड़े बड़े पर्सनल रिस्पॉन्सेस लिख दो, कितनी बड़ी राइटिंग स्किल्स में कुछ लिख दो, स्पीच लिख दो, कुछ भी लिख दो, एग्जामिनर एक ना एक मार्क तो कट करेगा ही। बट ग्रामर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हो ना ग्रामर में, उतना ज़्यादा हो ना, उसको बिल्कुल भी चांस मत देना मार्क कट करने, बिल्कुल भी मार्क्स मत कट करने देना, ओके। प्लीज़ उस सेक्शन में अच्छे से कर आना परफॉर्म। सो अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल में ना बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार हमको तो टॉपिक्स ही नहीं पता होता है तो हम क्या ही कर लेंगे, हम तो बस फॉर्मेट लर्न करके चले जाएंगे। हाँ देखो गाइस, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फॉर्मेट ही कर लेना। फॉर्मेट का मतलब यह है कि ईमेल्स हो गया तो ईमेल में एड्रेस कहाँ पर लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, या जो भी, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। या वर्चुअल मैसेज में कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, लास्ट में क्या लिखना है, मिडल में क्या लिखना है, तो ये सब तो बहुत अच्छे से करके जाना हर एक राइटिंग स्किल के लिए, नो डाउट वो तो करना ही है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके सिलेबस में अभी जो राइटिंग स्किल है ना, उसके हिसाब से ना उस सेक्शन को क्रैक करना है ना ईजी हो गया है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, बट यस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही 12th और 10th बोर्ड्स के लिए वीडियोस में लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो राइटिंग स्किल्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 3 राइटिंग स्किल्स एक दूसरे के साथ ऑप्शन में रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4th ए में आपको 3 राइटिंग स्किल्स रहेंगे। एक तो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। ये तीनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। देन उसके बाद में ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या इंटरव्यू, इन तीनों में से एक करने रहेंगे। देन स्पीच, आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया, इन तीनों में से कोई एक करना है। एंड लास्टली रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग या तो अपील, इन तीनों में से कोई एक करना है। तो इसमें एकदम माइंड क्लियर रखना, क्योंकि राइटिंग स्किल में ना सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो जाती है ना वो होती है हमारी सिलेक्शन करने में, कि हमें कौन सा अटेंड करना चाहिए। तो अब है ना ये मैं अपना पर्सनल शेयर कर रही हूँ, आपका भले ही कुछ अलग हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और राइटिंग स्किल के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, बट इन माई पर्सपेक्टिव है ना क्या कन्वीनियंट आपको पता है। सो सबसे पहले है ना जो 3 ऑप्शन है उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है ना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बहुत ईजी होता है। आपको एक तो पहली चीज़ छोटा सा ही लिखना होता है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखना होता है। तो वो है। एंड उसमें है ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना उसमें मैसेज छुपा हुआ होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पैटर्न अच्छे से देख कर जाना। मुझे ऐसा लग रहा है ना उसमें कुछ डेट लिखनी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो वो पैटर्न अच्छे से देख कर जाना। और नेक्स्ट है ना अभी ईमेल, रिपोर्ट या इंटरव्यू। तो सी गाइस, मैं सच में बताऊँ तो मुझे रिपोर्ट राइटिंग कभी नहीं जमती थी, मुझे उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था, तो रिपोर्ट मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का क्या होता है ना, कोई फेमस पर्सनैलिटी का आपको इंटरव्यू लेना होता है, तो उसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने होते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस कुछ। तो है ना इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है पता है, आप है ना कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस है ना ऐसे लर्न करके चले जाओ जो कॉमन क्वेश्चंस हो, जो आप हर किसी फेमस पर्सनैलिटी को पूछ सकते हो। अगर सपोज आप स्पोर्ट्स का करके जा रहे हो और उधर कोई और फेमस पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो आप स्पोर्ट्स हटाकर उनकी जो स्पेशलिटी जिस फील्ड में है वो डाल सकते हो। तो ऐसे कोई जनरल क्वेश्चंस लर्न करके चले जाना, जिससे क्या होगा ना आपको एग्जाम में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप फटाफट वो क्वेश्चंस लिख सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा। ये कर सकते हो। और उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसके साथ आपको एक ऑप्शन में करना है तो ईमेल करके जाना, ईमेल का फॉर्मेट वगैरह अच्छे से करके जाना। टॉपिक तो हमको कुछ पता है नहीं, तो फॉर्मेट अच्छे से करके जाना ईमेल का। एंड नेक्स्ट इज स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन। तो ये तो तीनों ही अच्छे हैं वैसे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं प्रेफरेंस दूंगी एक्सपांशन को। ज़्यादा नहीं लिखना होता है एक्सपांशन में। तो अगर आपको, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोवर्ब या जो थॉट दिया है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सपांशन कर पाओगे। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, उसका ये वो थॉट का मीनिंग क्या है वो लिख देना, देन उसके बाद में उसकी कोई एक स्टोरी लिख देना, हो जाएगा एक्सपांशन। अगर नहीं तो आप स्पीच भी लिख सकते हो, स्पीच भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, हम बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, तो आप वो कर लेना। देन उसके बाद में लास्ट इज रिव्यू, ब्लॉग या एपिल। तो इसमें भी आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है रिव्यू वाला, क्योंकि आज तक तो मोस्टली बुक के रिव्यू या मोस्टली तो फिल्म के ही आए हैं, और वो भी पैट्रियोटिक फिल्म्स आती है, जैसे कि शेरशाह हो गया या भी कोई भी अपने कंट्री के ऊपर फिल्म आती है। तो आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो पैट्रियोटिक फिल्म के ऊपर या कोई अच्छे बुक का ऐसे है ना रिव्यू लर्न करके जाना। मैगजीन का
अभी तक तो मुझे पता नहीं आया है या नहीं आया है। तो एक रिव्यू का अगर आप बेसिक आइडिया भी लर्न करके लेकर जा रहे हो ना, तो आपको वहाँ पर एक फ़ायदा होगा कि आपका वहाँ पर भी टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मैं रिव्यू को प्रेफरेंस देती हूँ। इसमें मैंने भी किया था, मैंने पैट्रियोटिक फिल्म पर किया था और वही आया था, तो मैंने उसको कुछ बनाकर लिख दिया था। पद्मावत का था आई गेस, और शेरशाह, मैंने ऐसा कुछ करके गई थी मैं। तो ये कर लेना। राइटिंग स्किल वाला सेक्शन तो कवर कर लिया है, बट उसके बाद भी एक छोटी सी चीज़ बच रही है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। इंग्लिश के पेपर में वो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो प्लीज़ ये कर लेना। एंड अब वो क्या है, तो वो ये है कि पोएम्स और आपके जो चैप्टर्स है उनको समझ कर लेना। क्योंकि मुझे पता है, देखो कि पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं चैप्टर्स के भी और पोएम्स के भी आपको दिए हुए होते हैं, लेकिन देखो पोएम्स की अगर हम बात करें ना, तो पोएम्स लिखी होती है पोएट्स ने, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पोएम्स में, या बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, नॉर्मली हमको नहीं समझ आते हैं वो। तो एग्जाम टाइम में जाके प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है ना, सबसे पहले ये सारी चीजें हो गई ना एक बार, तो पोएम्स देख लेना और उनके मीनिंग्स को है ना समझ कर लेना। लर्न नहीं करने हैं कोई भी पोएम, या कुछ भी नहीं लर्न करना है, मीनिंग वगैरह कुछ लर्न नहीं करना है, बस एक बार उनसे गो थ्रू कर लेना। और वो भी कैसे करना है आपको पता है, यूट्यूब पे जाओ और है ना उन पोएम्स के एलाबोरेशन रहते हैं, हिंदी लैंग्वेज हो गई या आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट लग रही है ना, उसमें बस उनका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना। ये कर जाना, इससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि है ना देखो, भले ही सीन पैराग्राफ्स आए तो भी है ना सीन पोएम भी आ रही है, और उसके नीचे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो एक्टिविटीज आती है, जो पर्सनल रिस्पॉन्सेस आते हैं ना, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक तो आपको ज़्यादा रीडिंग करके वहाँ पर आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे और आपको फटाफट आंसर लिखने आएंगे। या अगर कभी ऐसा हो रहा है कि एक पैराग्राफ दिया है पोएम का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो उसके पहले वाले पैराग्राफ के साथ भी रिलेटेड है, तो आपको इस टाइम पे वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरे पोएम का मीनिंग समझ कर लिया है। तो इसलिए आप आंसर्स भी लिख सकते हो और पर्सनल रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो इंग्लिश के पेपर में ना आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हो ना, उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। और सेम चीज़ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सारे चैप्टर्स के लिए भी कर लेना, एटलीस्ट सारे चैप्टर्स की समरी देख कर जाना। इससे भी फ़ायदा होगा आपके आंसर्स लिखने में, जो एक्टिविटीज़ रहती है ना वो करने में, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ट्रस्ट मी, मैं खुद यही करती थी, एंड में जितना टाइम बचता था ना उसमें मैं यही करती थी। तो अभी जितना मैंने अभी बताया है, उससे पहले तो हमारा काम चल जाता था और इन सब से तो हमारी इंग्लिश पेपर की पूरी प्रिपरेशन हो जाती थी। लेकिन जब से हमारे क्लाइमेक्स में वो नॉवेल सेक्शन ऐड हुआ है ना, तब से जो काम हमें आधा दिन या एक दिन में पूरा कर रहे थे, अभी उसको 2 दिन तक इंग्लिश की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। तो सबसे लास्ट टॉपिक यही बचा है कि नॉवेल सेक्शन को कैसे कवर करना है। तो सी गाइस, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के पहले जो स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, सेमेस्टर्स हो गए, प्रीलिम्स हो गए, इसमें भी नॉवेल में से कुछ, नॉवेल सेक्शन में से कुछ चैप्टर्स तो होते ही है। जैसे अगर मैं मेरे केस में बताऊँ ना, तो हमारे टाइम पे फर्स्ट जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल वो भी चैप्टर था, और उसके बाद में टू सर विथ लव ये भी चैप्टर था। तो इससे क्या हुआ था ना, मेरे ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो उनमें बस मैंने एक बार रीड कर लिया था बोर्ड्स के टाइम पे। और जो बाकी जो 2 नॉवेल्स है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और द साइन ऑफ 4, ये थोड़े मुझे भी डिफिकल्ट गए थे, तो बहुत ज़्यादा बड़े भी है वो। तो बट अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये करना चाहिए कि जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है ना, उसको एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर ही लो, उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो, और उसमें मेन चीज़ तो क्या है ना, कंपलसरी होते हैं, ऑप्शन नहीं होता है आपको, तो कंपलसरी आना ही है क्वेश्चन उसमें से। तो वो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल तो कर ही लेना। 4.2, 4.3 और 4.4, जिसमें एक्चुअल में ना बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज दी हुई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो पता है, खुद बैठकर एक एक लाइन पढ़कर समझने से अच्छा है ना, डायरेक्टली यूट्यूब पर चले जाओ, उन तीनों नॉवेल्स के ना एक्सप्लेनेशंस देख लो, चाहे वो आपकी लैंग्वेज में देखो, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में देखने हैं, आप बस उससे समझ लो, एक रफ आइडिया ले लो, जिससे ना कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उसका आंसर लिखने में मदद मिल जाएगी। ये कर लेना। और जो भी समरी होगी ना, उन सारे स्टोरीज की समरी एक बार 2-3 बार कर लेना, उस समरी को बाय हार्ट कर लेना। इससे क्या होगा ना कि आपको उसमें सेंट्रल आइडिया पता चलेगी वो नॉवेल की, तो सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से लर्न कर लेना। तो इससे ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आया ना उस नॉवेल के ऊपर, तो पहली चीज़ तो वो लिख देना, सेंट्रल आइडिया लिख देना आपको एटलीस्ट। और जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड कुछ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना भी आपने किया है उसके बेसिस पर वो लिख देना।
लेकिन अगर सपोज कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो जो समरी पढ़ी है ना उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं भी है, तो एटलीस्ट वो लिख कर रख देना, क्योंकि देखो कोई ऑप्शन में नहीं आने वाला है। नॉवेल सेक्शन एक कंपलसरी सेक्शन होता है, तो मैं ये इस चीज उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनका बिल्कुल भी नॉवेल नहीं हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको जो भी आ रहा है ना, जितना आपने पढ़ा है बस पढ़ लो, नॉवेल सेक्शन को ना एक दिन लो और उसमें जितना भी आपको पॉसिबल हो रहा है ना वो पढ़ लो। और हाँ, और एक चीज कर सकते हो कि जो डाइजेस्ट या बाकी कोई बुक्स है जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस नॉवेल के ऊपर, वो भी एक बार लगा कर जाना, उससे भी हेल्प हो जाएगी आपकी। और जितना आपने किया है उसके बेसिस पे वहां पर आप नॉवेल सेक्शन में लिख सकते हो। तो एटलीस्ट जितने 1-2 मार्क्स, तो 2 ही मार्क का होता है गेस एक क्वेश्चन, तो हाफ या 1 मार्क तो आपको मिल जाएगा, इतना कर लेना। और इंग्लिश के पेपर में बाकी जगह भी मैं बता रही हूँ, कोई जन होता है यार पर्सनल रिस्पॉन्स छोड़ देते हैं, प्लीज ऐसी गलती मत करना, पर्सनल रिस्पॉन्स मत छोड़ना प्लीज। वो पर्सनल रिस्पॉन्स है भाई, आपका क्या है, आपका ओपिनियन क्या है वो लिखना है वहां पर। ऐसे ये क्वेश्चंस मत छोड़कर आना। जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करना ही है, तो कुछ ना कुछ लिख कर आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ लिख कर आ जाना, एम्प्टी मत छोड़कर आना। ओके, तो और भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गए इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड या बाकी भी कोई 12th बोर्ड्स के रिलेटेड कोई डाउट्स रह गए, तो मुझे कमेंट में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू ऑल। तब तक के लिए बाय। अच्छे से स्टडी करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना इन सब चीज़ों का, आराम से हो जाएगा।